दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश श्रीवास्तव। ऐसा लगता है कि धनगर का मामला भारतीय जनता पार्टी और खास करके एनडीए सरकार के लिए मुसीबत बन गई है, क्योंकि ऐसे ऐसे खुलासे सामने हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में एनडीए सरकार तितर बितर हो जाएगी, यानी टूट कर बिखर जाएगी। क्योंकि एक तरफ चंद्रबाबू नायडू का नाम सामने आ रहा है, तो दूसरी तरफ बिहार में नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। चंद्रबाबू नायडू इसलिए चर्चा में है क्योंकि जगदीप धनखड़ ने जाने से पहले एक ऐसे खास शख्स को उनके पास भेजा था, जिनके जरिए वो ये कहलवाना चाह रहे थे कि नायडू साहब भारतीय जनता पार्टी खास करके एनडीए सरकार से अपना समर्थन वापस ले ले। तो क्या जगदीप धनखड़ के जाने की वजह यही रही कि वो भारतीय जनता पार्टी खास करके एनडीए सरकार को गिराना चाहते थे? यह खुलासा इतना गंभीर रूप से सामने आया है कि इसे लेकर अब तरह तरह की बातें सामने आ रही है। कहा यह जा रहा है कि जगदीप धनखड़ भारतीय जनता पार्टी खास करके एनडीए सरकार से खुश नहीं थे और वो चाहते थे कि यह सरकार गिर जाए। इसी वजह से उन्होंने चंद्रबाबू नायडू के पास अपने एक खास व्यक्ति को भेजने की कोशिश की, जिनके जरिए वो ये बात कहलवाना चाहते थे कि नायडू भारतीय जनता पार्टी यानी खास करके एनडीए सरकार से अपना समर्थन वापस ले ले। अगर नायडू समर्थन वापस ले लेते हैं तो ये सरकार अल्पमत में आ जाएगी और उसके बाद ये सरकार गिर जाएगी। तो क्या जगदीप धनखड़ के जाने की वजह यही है? क्या इसका पता समय रहते भारतीय जनता पार्टी को लग गया था? इसी वजह से जगदीप धनखड़ के लिए कुछ ऐसी स्थिति पैदा की गई जिसकी वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। क्योंकि 21 जुलाई को दिन भर जो कार्यक्रम हुआ, राज्यसभा में जो कार्रवाई चालू हुई, उस दौरान कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा था कि जगदीप धनखड़ किसी वजह से परेशान हो या उनका स्वास्थ्य खराब चल रहा हो। लेकिन अचानक से शाम होते होते ऐसी स्थिति बन गई कि जगदीप धनखड़ ने अपने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। इस इस्तीफे की बात किसी के गले नहीं उतर रही है और 5 दिनों के बाद भी जगदीप धनखड़ का इस्तीफा सरकार के लिए सिरदर्द बना हुआ है। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में नहीं है, विदेश दौरे पे निकल गए हैं और संसद में लगातार कोहराम मचा हुआ है। विपक्ष इतना जोरदार हमलावर है कि सरकार को जवाब देते नहीं बन रहा है। और इस बीच जगदीप धनखड़ का ये मामला सामने आने के बाद अब विपक्ष के साथ ही आरएसएस भी एक्टिव हो गया है। अब आरएसएस को यह समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इस पद पे कौन रहेगा। इसी वजह से आरएसएस की तरफ से लॉबिंग शुरू हो गई है और आरएसएस चाहता है कि कोई उसका अपना आदमी उपराष्ट्रपति पद पे बैठे। ऐसे में सरकार के लिए एक नहीं बल्कि कई समस्या पैदा हो गई है, क्योंकि जगदीप धनखड़ ने पद पे रहते हुए जो जो काम किए वो अब सरकार के लिए मुसीबत बन गई है। यही वजह है कि जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद उनके सचिवालय को सील कर दिया गया। उनके जो कार्यालय है वो कई तरह के कार्यालय में ताले लगा दिए गए और सोशल मीडिया को जो टीम है उसे तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर दिया गया। ये सारी चीजें आखिर सरकार की तरफ से क्यों की गई, इसे समझना जरूरी है। क्या जगदीप धनखड़ के पास कुछ ऐसा था या कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे जिसकी वजह से सरकार की सेहत पे असर पड़ सकता था? इसी वजह से जगदीप धनखड़ के बाहर होते ही उनके कई कमरों को सील कर दिया गया, उनके सचिवालय को बंद कर दिया गया, सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है उसे निष्क्रिय कर दिया गया। तो क्या जगदीप धनखड़ को लेकर सरकार इस कदर डरी हुई है कि जगदीप धनखड़ जहां रुके हुए हैं उसके चारों तरफ घेराबंदी की गई है? इसी बीच ये खबर भी सामने आ रही है कि 3-4 मंत्रियों ने जगदीप धनखड़ से संपर्क करके उन्हें सलाह दी है कि वो अपना मुंह ना खोले। खास करके उन्हें धमकी भरे लहजे में कहा गया है कि वो शांत होकर बैठे रहे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि जगदीप धनखड़ जिस तरह से मुखर व्यक्तित्व रहे हैं, ऐसे में आने वाले दिनों में हो सकता है सरकार के खिलाफ कुछ न कुछ ऐसा उगल दे जिसके लिए सरकार को अपने आप को बचाना मुश्किल हो सकता है। इसी वजह से जगदीप धनखड़ को एक तरह से समझ लीजिए नजरबंद कर दिया गया है और जगदीप धनखड़ जब से इस्तीफा दिए हैं तब से वो बाहर कहीं नजर नहीं आ रहे, न मीडिया से मिल रहे हैं, न विपक्ष के नेताओं से बात कर रहे हैं, न किसी भी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जिस व्यक्ति से बात करने से सरकार की सेहत पे असर पड़ सकता है। तो आने वाले दिनों में ये मामला और भी गरमाने वाला है, लेकिन एक एक करके जिस तरह से खुलासे हो रहे हैं उन खुलासों से ऐसा लगता है कि जगदीप धनखड़
का जो मामला है वो सिर्फ यशवंत वर्मा के महाभियोग प्रस्ताव को स्वीकार करने तक ही सीमित नहीं है। इसके अलावा एक बात यह भी सामने आ रही है कि राजनाथ सिंह ने अपने सांसदों से एक ब्लैंक पेपर पे सिग्नेचर करवाया था और उस ब्लैंक पेपर के ऊपर लिखा हुआ था महाभियोग, यानी ये महाभियोग किसके खिलाफ लाया जाना था, इसे समझने की जरूरत है। कहा यह जा रहा है कि जगदीप धनखड़ के इरादों का पता भारतीय जनता पार्टी खास करके एनडीए सरकार को लग गई थी। इसी वजह से जगदीप धनखड़ के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए एक ब्लैंक पेपर पे सांसदों के सिग्नेचर कराए जा रहे थे ताकि राज्यसभा में जगदीप धनखड़ के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाए, क्योंकि जगदीप धनखड़ को तमाम तरह से इस बात के लिए मनाने की कोशिश की गई थी कि वो यशवंत वर्मा के खिलाफ जो प्रस्ताव आया है विपक्ष की तरफ से महाभियोग का, उसे स्वीकार ना करे। लेकिन जगदीप धनखड़ ने सरकार की खिलाफत करते हुए इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और इस मामले में कार्रवाई आगे बढ़ा दी। इसी वजह से सरकार के आला जो बड़े नेता है वो खफा हो गए और इसी वजह से बीएससी की जो बैठक है उसमें आप कह सकते हैं किरण रिजिजू और जेपी नड्डा शामिल नहीं हुए थे, क्योंकि वो जगदीप धनखड़ के जो एक्टिव है या सक्रियता थी इस प्रस्ताव को लेकर उससे खुश नहीं थे। इस दौरान तमाम तरह से उन्हें मनाने की कोशिश की गई। खबर यह भी है कि कई लोगों के फोन कॉल्स जगदीप धनखड़ के पास आए थे उन्हें मनाने के लिए, उन्हें धमकाने के लिए, लेकिन जगदीप धनखड़ टस से मस नहीं हुए। इसी वजह से जगदीप धनखड़ को ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया गया जहां से उन्हें इस्तीफा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता था। हो सकता था कि जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा देने से मना कर दिया होता और इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाया होता तो हो सकता था कि सरकार की सच्चाई और भी कई तरह से खुलकर सामने आई होती। लेकिन लगता है कि जगदीप धनखड़ सरकार के दबाव में आ गए और अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो क्या आने वाले दिनों में दूसरा सत्यपाल मलिक बनने वाले हैं जगदीप धनखड़? क्योंकि सत्यपाल मलिक ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल रहते हुए उसके बाद कई खुलासे ऐसे किए जो सरकार के लिए मुसीबत बड़ा सबब हुआ। अब क्या जगदीप धनखड़ आने वाले दिनों में अलग अलग जगह पे ऐसे खुलासे कर सकते हैं जो सरकार के लिए मुसीबत बन सकती है? क्या इसी वजह से जगदीप धनखड़ की घेराबंदी की गई है? क्या इसी वजह से जगदीप धनखड़ ने अब तक मीडिया में आकर कुछ भी नहीं बोला है, क्योंकि उन पर इस तरह का दबाव बनाया गया है ताकि वो उस दबाव में आकर अपना मुंह बंद रखे। कई तरह की बातें धीरे धीरे छन छन कर सामने आ रही है और इससे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से डरी हुई है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू के जरिए जिस तरह से सरकार गिराने की एक साजिश आप कह सकते हैं कि जगदीप धनखड़ के तरफ से प्लान की जा रही थी, उसका जो पट्टा छेप होने के बाद सरकार के आंखों के सामने अंधेरा छा गया है कि जिस धनखड़ को लेकर वो सबसे ज्यादा निश्चिंत थे और जो धनखड़ हमेशा हर मौके पे सरकार के प्रति वफादार नजर आते थे, वही धनखड़ सरकार को गिराने की साजिश में शामिल थे। क्या जगदीप धनखड़ ये चाहते थे कि चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश कुमार अपना समर्थन लेके सरकार गिरा दे? क्या सरकार से खफा होने के पीछे और भी कई वजह रही? क्यों सरकार से खफा चल रहे थे जगदीप धनखड़? क्योंकि जगदीप धनखड़ का ये रुख अचानक से सामने नहीं आया। 21 जुलाई को जब राज्यसभा की कार्रवाई चल रही थी उस समय जगदीप धनखड़ ने जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के नेता हैं उन्हें जन्मदिन की बधाई देते हुए जिस तरह से उनके तारीफ में कसीदे गढ़े, उसे लेकर भी विपक्ष नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के लोग असहज नजर आए। उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर जगदीप धनखड़ विपक्ष के नेताओं की इस तरह से तारीफ क्यों कर रहे हैं। इतना ही नहीं, राज्यसभा में जब सिर्फ विपक्ष की तरफ से महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया यशवंत वर्मा के खिलाफ, उस प्रस्ताव को भी बड़ी सक्रियता के साथ जगदीप धनखड़ ने स्वीकार करके एक तरह से सरकार के खिलाफ मैसेज देने का प्रयास किया और इस मैसेज को सरकार ने पूरी तरह से समझ लिया। इसी वजह से सरकार का रुख अचानक से सख्त हुआ और जगदीप धनखड़ के सामने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी गई
ताकि वो उन्हें इस्तीफा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा और इसी वजह से जगदीप धनखड़ को इस्तीफा देना पड़ा है। अब आने वाले दिनों में इस इस्तीफे को लेकर और कितना कुछ होता है ये आने वाले दिनों में जरूर साफ होगा, लेकिन प्रधानमंत्री के अचानक विदेश दौरे पे निकल जाने से, वो भी उस वक्त जब संसद का सत्र चल रहा हो, समझ में आता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से देश में चल रहे अलग अलग तरह के राजनीतिक घटनाक्रम से बचने का प्रयास कर रहे हैं और किस तरह से वो इस पूरे इशू से खुद को बाहर रखना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि देश में रहकर इस स्थिति का सामना करना उनके लिए आसान नहीं होगा। लेकिन 4 दिनों के बाद जब वो विदेश दौरे से लौटेंगे और संसद की कार्रवाई के दौरान जब उन्हें मौजूद होना पड़ेगा तो उन्हें इन तमाम सवालों से जरूर गुजरना पड़ेगा जो हाल के दिनों में चर्चा में रहा। खास करके आरएसएस की तरफ से इसे लेकर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, विपक्ष की तरफ से जिस तरह से कार्रवाई की बात की जा रही है और जिस तरह से धनखड़ का मामला खुलकर सामने आ गया है और जिस तरह से साजिश का पट्टा छेप हो गया है, वो तमाम सवालों के जवाबों से गुजरना पड़ेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है वो सब कुछ आपके सामने आएगा, लेकिन फिलहाल इंतजार कीजिए राजनीति के क्लाइमेक्स में और क्या क्या सामने आता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे श्रोता हैं तो आप हमें जो लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।